हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का मीनिंग क्या होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्यों परफेक्ट कंपटीशन में कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमम होता है और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस के वेलफेयर इफेक्ट्स क्या हैं। वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है और आपको भी पेपर में इसी तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। The resources of a society are efficiently used if they are so used and allocated that the consumers get the maximum possible satisfaction. जब भी हम किसी सोसाइटी के गिवन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम इस हिसाब से उनको एलोकेट करें या इस्तेमाल करें कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, उनकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो सके। When such an efficiency has been achieved, it is then not possible through any reorganization of resources and production of goods and services to make anyone better off without making someone worse off. तो जब भी हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे होंगे तो इस हिसाब से एक सिचुएशन बन जाएगी प्रेटो ऑप्टिमैलिटी वाली कि अगर हमने एक बंदे की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है तो दूसरे की सेटिस्फेक्शन को कम ही करना पड़ेगा। तो हमें उस ऑप्टिमल लेवल तक लेके जाना है जिसमें रिसोर्सेज इस तरीके से इस्तेमाल होने लग जाएं कि अगर एक की यूटिलिटी को बढ़ाना है या एक की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन तक लेके जाने हैं रिसोर्सेज को। Under such conditions of efficiency, the satisfaction of one individual can be increased only at the loss of utility by another. तो अगर हमें एक इंडिविजुअल की जो सेटिस्फैक्शन है या यूटिलिटी बढ़ानी है तो वो दूसरे की यूटिलिटी कम करके ही हासिल हो सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ही हम कह सकते हैं कि भाई रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग मैंने बनाई है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। कंज्यूमर सरप्लस obtained by the consumers from buying a product is the price that they are willing to pay over and above the market price which they actually pay for a commodity. Simple words में कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है प्राइस विलिंग टू पे माइनस प्राइस एक्चुअली पेड। जितना वो देना चाहते थे माइनस जितना उन्होंने एक्चुअली दिया। ठीक है, देना चाहते थे ज्यादा और दिया कम, तो जो भी बचा वो कंज्यूमर सरप्लस है। और कभी कभी पॉजिटिव होता है, कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, it is important to note that the demand curve for a commodity reflects what price the consumers are willing to pay for various units of a good. तो जो डिमांड कर्व है वो हमें बताती है कि जो कंज्यूमर है वो कितना देने के लिए तैयार है। अगर वो डिफरेंट कमोडिटीज खरीदना चाहता है उसके लिए वो कितना कितना पैसा देने को या रुपया देने को तैयार है। ठीक है, दिस विलिंगनेस टू पे फॉर अ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी बाय कंज्यूमर्स measures the utility or satisfaction they hope to get from it. तो ये जो हमें दिखाता है कि भाई वो इतना देने को तैयार है, तो कितना देने को तैयार है किस पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी यूटिलिटी मिलती है या सेटिस्फेक्शन मिलती है। इन इकोनॉमिक्स द वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज मेजर्ड बाय द यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन इंडिविजुअल्स ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड। इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल को कितनी यूटिलिटी मिलती है कंज्यूम करके उसी से हम पता लगा सकते हैं कि भाई उसका वेलबींग कितना हुआ है या फिर उसको कितना फायदा हुआ है, कितनी सेटिस्फेक्शन हुई है। तो हम यूटिलिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, द मार्केट डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी is obtained through the horizontal summation of the demand curves of individuals for a commodity. अगर हमने एक मार्केट डिमांड निकालनी है तो ये जो इंडिविजुअल डिमांड्स हैं लोगों की इन्हीं को ऐड करेंगे तो मार्केट डिमांड बन जाएगी। ठीक है, यही चीज लिखी हुई है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर आप तो ट्रांसलेट ही कर रहे हो, तो भाई ट्रांसलेट तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हर एक बच्चे को इंग्लिश में भी पकड़नी होती। तो अगर इंग्लिश में पकड़नी है तो समझाना पड़ेगा ना क्या चीज लिखा हुआ है। इसको चाहे आप ट्रांसलेशन कह लो चाहे कुछ भी कह लो, ये सारा मटेरियल बुक्स में तो अवेलेबल होता है। फिर भी आप किसी और सोर्सेज से पढ़ रहे हो तो वो ट्रांसलेशन ही हुई ना, टीचर का काम क्या है ट्रांसलेट करना। ठीक है, तो द कंज्यूमर सरप्लस ऑब्टेन्ड by all individuals is the gain in utility or well-being from consuming a good over and above the price they pay for it. सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे ये लिखा है कि कंज्यूमर सरप्लस हमें तभी मिल सकता है जब कंज्यूमर कुछ यूटिलिटी को गेन करेगा, प्राइस से ज्यादा उसे यूटिलिटी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज कंज्यूम की, उसका 10 रुपए दिए और 10 रुपए से ऊपर जो भी उसकी यूटिलिटी मुझे मिलती है, 10 रुपए से ज्यादा मुझे जो भी उसकी यूटिलिटी मिलती है वही मेरा सरप्लस होगा ना। The consumer's surplus या consumer surplus represents the net gain of utility or benefit or well-being the individuals get from consuming a commodity. एक
कमोडिटी को कंज्यूम करके नेट बेनिफिट या जो भी यूटिलिटी का गेन होता है उसी को कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। हमने वाई एक्सिस पे प्राइस दिया है, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी दी है, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व बनाई है, ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। It is measured by the area under the given demand curve as shown in the given figure, where DD is the demand curve of a commodity. OP is the price as determined by the demand for and the supply of commodity. तो सिंपल वर्ड्स में ये जो मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये ट्राइंगल जो है इसको मैं शेड कर देता हूँ, ये हमारा क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। एरो मार के लिख देता हूँ कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो ये कंज्यूमर सरप्लस क्यों है? ये जो डिमांड कर्व है ये हमें बताती है कि वो प्राइस विलिंग टू पे कितना है, और जो भी उसने प्राइस दिया, ठीक है, प्राइस विलिंग टू पे जो था वो इतना था, इतना। ठीक है, और उसने प्राइस कितना दिया? प्राइस दिया इतना। मैं फिर से बना देता हूँ, प्राइस दिया इतना। तो इसके बीच वाला एरिया जो भी बन जाता है, प्राइस विलिंग टू पे जो था वो डिमांड कर्व दिखा रहा है, मगर जो प्राइस एक्चुअली दिया वो तो ओपी है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। आप देना चाहते हो ज्यादा मगर एक्चुअल में कम दिया, जो बचा वो कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, आपके पास द कंज्यूमर्स will buy OQ quantity of a commodity and will pay the total value equal to OPEQ for the commodity, while the total value which they are willing to pay for the commodity is equal to the total area under the demand curve up to the quantity OQ purchased, which is equal to the area ODEQ. अब मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले जो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ओक्यू क्वांटिटी परचेज करता है और ओपी प्राइस देता है। ठीक है, तो अब उन्होंने ओ पी ई क्यू, ये जो है ये सारा का सारा जो पोर्शन है ओपीई क्यू, ये उन्होंने क्या किया? टोटल वैल्यू इक्वल टू ओपीई क्यू फॉर द कमोडिटी। ठीक है, इतना कंज्यूमर ने क्या किया? पे किया। ठीक है, और उसे सेटिस्फैक्शन कितने की मिली? सेटिस्फैक्शन देखो, ये सारा का सारा कंज्यूमर की जेब में गया, उसमें में से ये जो पोर्शन है ये तो पेमेंट में निकल गया, तो बाकी बचा क्या? ये जो ऊपर वाला पोर्शन बचा वही हुआ ना कंज्यूमर सरप्लस। समझ गए बात? तो इसको इस तरीके से आपने करना है, साथ के साथ आपने डायग्राम भी बनाते रहना है। समझ गए बात? उसके बाद thus the total value they are willing to pay for OQ quantity of the commodity is ODEQ। मैं फिर से आपको आ जाता हूं, ध्यान से देखो, ODEQ ये वाला एरिया माइनस OPEQ जो पेमेंट की है। OPEQ कौन सा एरिया है? OPEQ ये पेमेंट कर दी, तो बचा कौन सा? ये ऊपर वाला ट्राइंगल ही बच गया ना, PDE। ठीक है, PDE विच इज द कंज्यूमर सरप्लस। तो इसी को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। तो आप पेपर में शेड भी कर सकते हो इसको, तो मैंने थोड़ा समझाने के लिए आपको इस तरीके से बता दिया। तो कंज्यूमर सरप्लस सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? जो भी बंदा विलिंग है पे करने के लिए, विलिंग कितना था ये, और एक्चुअल में पे कितना किया ये, उससे ऊपर जो भी बचा वो कंज्यूमर सरप्लस है। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है और किस तरीके से इसको डायग्राम में डिटरमिन करना किया जाता है। ठीक है, the producer surplus is the excess of market price at which the producers sell the quantity of a commodity over and above the minimum price at which they would be willing to supply it। प्रोड्यूसर भी तो कोई मिनिमम प्राइस पे उस सामान को बेचना चाहता है ना। अब उस मिनिमम प्राइस से ऊपर उसको जो भी मार्केट में प्राइस मिल रहा है उसे हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। ठीक है, इसको डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगा। द मिनिमम प्राइस विच द प्रोड्यूसर्स वुड accept to supply a unit of the commodity is its marginal cost, which reflects the opportunity cost of the resources used for its production। जो भी मिनिमम प्राइस है जिस पे जो प्रोड्यूसर है वो बेचना चाहता है वो मार्जिनल कॉस्ट होती है, और मार्जिनल कॉस्ट को एक टाइप का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिया जाता है रिसोर्सेज का, कि भाई कम से कम इतना प्राइस तो हमें मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई को हम एज अ मार्जिनल कॉस्ट लेके चल रहे हैं। कई बुक्स में इसी तरीके से ब्रैकेट में लिख देते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो अब मैं अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो ये जो सप्लाई कर्व है ये हमें मार्जिनल कॉस्ट दिखा रही है कि भाई कम से कम इतना तो लेना ही चाहता है, और मार्केट में जब डिमांड सप्लाई के हिसाब से देखा तो इक्विलिब्रियम था, तो उसकी सप्लाई के ऊपर ऊपर और प्राइस के बीच में जो भी एरिया आ रहा है ये वाला एरिया, ठीक है, प्राइस के नीचे और इसकी सप्लाई कर्व के ऊपर, क्योंकि सप्लाई कर्व क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट, तो इसे क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर सरप्लस। तो अब मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो उसमें वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस, एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी ले ली हुई है। कंसीडर द गिवन फिगर वेयर द डिमांड कर्व डी डी एंड द सप्लाई कर्व एस एस
ऑफ अ कमोडिटी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है एंड determine OP as the market price and OQ is the quantity sold and bought. तो OP equilibrium price आ गया, OQ equilibrium quantity आ गई. Figure shows that the producers produce the last qth, ये जो qth unit of commodity at the marginal cost which is equal to the market price OP. अगर हम सप्लाई कर्व को मार्जिनल कॉस्ट भी लेते हैं, क्यों लेते हैं वो मैं फिर किसी दिन अलग वीडियो में बताऊंगा. सप्लाई कर्व को मार्जिनल कॉस्ट भी कंसीडर करते हैं. इस पे मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल आ जाती है. ठीक है, तो सप्लाई जिसको मार्जिनल कॉस्ट भी कहा जाता है और जो प्राइस है वो बराबर आ जाता है, तो ये ऑप्टिमल सिचुएशन हो जाती है. तो इस पे जो प्रोड्यूसर है वो रुक जाएगा और माल फर्दर नहीं बनाएगा जो अगर वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है. हाउएवर, as indicated by the supply curve SS, the producers will be ready to supply the earlier successive units from 0 to qth unit at much less than the market price OP. अगर हम देखें तो ओ ये जो 0 यूनिट है, 0 यूनिट से लेकर qth यूनिट तक के बीच में जितनी भी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आ रही हैं, इनके सामने देखें अगर, तो उसमें प्राइस जो वो चार्ज करना चाहता था मिनिमम प्राइस वो इतना है और एक्चुअल में उसको मार्केट में ज्यादा मिला. अब मैं एक गिवन सिचुएशन कह देता हूँ, मान लो इतनी आउटपुट है, चार्ज वो करना चाहता था इतना, मगर उसे मार्केट प्राइस फालतू मिला, तो ये क्या हुआ, कंज्यूमर सरप्लस ही हुआ ना. तो ये जो जितना भी शेडेड पोर्शन एरिया ट्राइंगल PSE, ये हमें प्रोड्यूसर सरप्लस शो करता है. मेरे मुंह से शायद कंज्यूमर सरप्लस निकल गया होगा पहले. ठीक है, दस from these earlier units the producers actually get more than their minimum acceptable supply price. जितना उनको मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस पे बेचना चाहते हैं उससे ज्यादा ही मिल रहा है. ठीक है, द एरिया OSEQ below the supply curve is indicator of the aggregate supply price of OQ units of the commodity produced and supplied by the producers. अब OSEQ देखते हैं. ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इसको शेड को कर दूं. ये हो गया OSEQ. ये वाला जो पोर्शन है ये दिखाता है कि टोटल सप्लाई प्राइस कितना है, मतलब टोटल कॉस्टिंग वगैरह कितनी है. समझ गई बात. और कॉस्टिंग के ऊपर ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ये हमें कॉस्टिंग से फालतू मिला है, ये हमारी होगी कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग के ऊपर हमें जो ट्राइंगल PSE मिला है वो प्रोड्यूसर का सरप्लस है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड द टोटल रेवेन्यू अर्नड बाय देम इज इक्वल टू द एरिया OPEQ. टोटल रेवेन्यू जो उन्होंने अर्न किया है वो है OPEQ. ये जो हमारा ये जो एरिया आ रहा है OPEQ. टोटल रेवेन्यू इतना अर्न किया, कॉस्टिंग उनकी इतनी पड़ी थी, तो उनकी जेब में यही बचा ना, तो यही हुआ प्रोड्यूसर सरप्लस. ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया कि जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या होता है, प्राइस OP मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी OQ, वो टोटल रेवेन्यू हो गया. thus the producers earn revenue equals to SEP या PES, कुछ भी कह सकते हो. ये जो ट्राइंगल है PSE या ESP, कुछ भी आप कह सकते हो इसको. ठीक है, PSE more than the aggregate supply price. This excess amount SEP over the aggregate supply price is the aggregate producer surplus earned by the producers. वही बात इंग्लिश में लिख दी. The producer surplus earned by the producers is the measure of benefits obtained by them for producing and exchanging the commodity. तो प्रोड्यूसर का ये सरप्लस होगा और उसको इतना फायदा होगा इतना माल बना के. तो सबसे पहले हमने बताया कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस होता क्या है. उसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंडर ही प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम होता है. ठीक है, one of the most beneficial feature of perfectly competitive market is that it results in allocative efficiency, which means that it enables the use of resources for the production of goods that ensures maximum welfare benefits to the persons in the society. Simple words में यहाँ लिखा कि perfect competition में ही allocative efficiency हासिल होती है, क्योंकि वही माल बनता है जो maximum satisfaction देता है कंज्यूमर को और maximum जो है benefit या फिर कह लो revenue देता है प्रोड्यूसर्स को. ठीक है, दोनों का भला हो जाता है. Allocative efficiency of perfectly competitive markets also implies the mutually beneficial exchange between the consumers and the producers of the goods. तो allocative efficiency को इस हिसाब से भी बताया कि perfectly competitive market में allocative efficiency का मतलब ये है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को दोनों को बेनिफिट होगा अगर वो आपस में सेल परचेज करते हैं तो. ठीक है, that is both are better off in participating in exchange. दोनों का फायदा होगा एक्सचेंज करके, मतलब खरीद बेच करके. Under conditions of perfectly competitive markets, optimum production and exchange of goods takes place, which ensures the achievement of maximum social welfare.
फिर से वही बात कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहाँ पे मैक्सिमम वेलफेयर होगी और ऑप्टिमम प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हो जाएगी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को खींचने के लिए लिखना पड़ता है। दिस कैन बी शोन बाय द कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस एंड द कंज्यूमर सरप्लस। तो वही बात, प्राइस आपको दी है वाई एक्सिस पे, क्वांटिटी दी है एक्स एक्सिस पे, डी डी डैश और एस एस डैश डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व्स हैं, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ई पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम जो है हो गया, और ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस होगी और ओके इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो इन द गिवन फिगर डी डी डैश इज डी डी डैश या डी डी वन कई लोग बोलते हैं, मगर असल इसको बोलते हैं डी डी डैश, ठीक है। डी डी डैश इज द कर्व एंड इज द डिमांड कर्व एंड एस एस डैश is the supply curve. Both these curves intersect each other at point E, which is the point of equilibrium. OP is the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity of output. तो वही बात जो मैंने पहले बताई थी, consumer surplus obtained by the consumers is equal to the area DPE. ये जो ऊपर वाला एरिया DPE ये कंज्यूमर सरप्लस है, मैं एरो मार के लिख देता हूँ कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। आप पूरा का पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म ना भी लिखेंगे तो चलेगा। ऑन द अदर हैंड PES, ठीक है, ये वाला एरिया PES, ये वाला एरिया, ये क्या है, ये है हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस, ये है हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। ये कैसे निकलता है वो मैं पहले बता चुका हूँ। इज द प्रोड्यूसर सरप्लस ऑब्टेन्ड बाय द प्रोड्यूसर व्हिच मेजर्स द एक्सेस रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय देम ओवर एंड अबव द sum of marginal cost, that is supply price, incurred by them for producing OQ quantity of output या OQ quantity of good। तो सिंपल वर्ड्स में जितना गुड बनाने की उनकी कॉस्ट है उसके ऊपर उनको जो भी बचा, ये वाला एरिया वो उनका सरप्लस हो गया, और कंज्यूमर जितना देना चाहता था और मार्केट में जो उसे रेट मिल गया एक्चुअली में, उसमें जो गैप है वो प्रोड्यूसर का सरप्लस हो गया, ठीक है। बोथ द कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स गेन फ्रॉम एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दोनों के दोनों को बेनिफिट हो रहा है। फ्रॉम द सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू द टोटल गेन इज द सम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। अगर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो कंज्यूमर सरप्लस है और प्रोड्यूसर सरप्लस है, दोनों को मिला लें तो हम उसे टोटल गेन या टोटल इकोनॉमिक सरप्लस या टोटल सोसाइटी का गेन कहते हैं। द सम ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, दैट इज द सम ऑफ द एरियाज DPE and PES is known as total economic surplus। जैसा कि मैंने पहले कहा, the allocative efficiency in consumption, production and exchange of goods, and therefore maximum social benefit is attained when the total economic surplus is maximized। इसमें यह बताया कि जो allocative efficiency होती है प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में या एक्सचेंज में, वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, ओवरऑल सोशल बेनिफिट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं। द टोटल बेनिफिट ऑब्टेन्ड बाय कंज्यूमिंग OQ क्वांटिटी ऑफ गुड इज द होल एरिया ODEQ under the demand curve DD dash, which measures the total utility or benefit obtained by the consumers, and area OSEQ is the sum total of costs of producing OQ quantity of good। तो सिंपल वर्ड्स में इन्होंने वही बात की है कि ये जो पूरा एरिया था, ये तो बेनिफिट मिला था, उसका प्राइस दे दिया इतना, तो जो बचा ऊपर वाला ट्राइंगल जेब में वो कंज्यूमर सरप्लस हो गया, और वैसे ही ये पूरी की पूरी जो है ये पूरा का पूरा माल बनाया, कॉस्टिंग इतनी दे दी, ये जो बचा वो प्रोड्यूसर सरप्लस, उसी चीज को थोड़ा सा खींच खींच के लिखा हुआ है, ठीक है। दस द एरिया DES मेजर्स द टोटल सरप्लस, दैट इज द सम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो यहाँ पे कह दिया ये जो टोटल एरिया है DES, ये जो ट्राइंगल है, मैं फिर से इसको रब कर देता हूँ ताकि मैं फिर से आपके साथ अच्छे से बना सकूं। DSE या DES, ये जो एरिया है ये कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का ऐड करके है, ठीक है। तो ये ओवरऑल टोटल सरप्लस है। दिस सम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस देयरफॉर मेजर्स द नेट सोशल बेनिफिट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग OQ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अगर OQ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कंज्यूम करते हैं तो उतनी क्वांटिटी आउटपुट कंज्यूम करते हैं, तो इससे ये मैक्सिमम रहेगा कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से। बट अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, अब ये चीज डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर द टोटल सरप्लस इज मैक्सिमाइज्ड एट द कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम as determined by the demand for and supply of good। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहीं पे क्या ये मैक्सिमम है। To understand this, consider the given figure where competitive equilibrium is attained by producing OQ quantity of output। यहाँ पे भी डिमांड सप्लाई यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो E is the point of equilibrium, हम OQ quantity of output बना रहे हैं। Now suppose a smaller quantity OQ1 of good is produced। हम मान लेते हैं कि अब इक्विलिब्रियम से कम क्वांटिटी बन रही है, मान लो इतनी क्वांटिटी बन रही है, इतनी क्वांटिटी OQ1, ठीक है। Then as then
as will be seen from the given figure, the consumers and the producers will suffer a loss of total economic surplus टू द एरिया एच ई के। अगर माल ही इतना बनेगा तो भाई ये वाला जो एरिया है यही वाला बच गया ना हमारे पास, ये वाला एरिया तो खराब चला गया ये वाला। तो इसको हम क्या कहेंगे, डेड वेट लॉस। ये किसी हिस्से में नहीं आएगा एरिया, क्योंकि इतना तो माल बना ही नहीं। ठीक है, हमने जो भी देखना है जितना माल बना उसी के इधर इधर देखेंगे ना, जो भी हुआ कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, likewise any other quantity smaller than OQ would be a lower would mean a lower total economic surplus than that obtained from producing and consuming OQ quantity of good by allocating required resources to its production। तो जैसे हमने Q1 की एग्जांपल ली है, वैसे ही OQ से नीचे कुछ भी बनाते हो तो यही सिचुएशन रहेगी, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेड वेट लॉस अराइज हो जाएगा। ठीक है, इफ अ ग्रेटर क्वांटिटी देन OQ से OQ2 इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड, द कंज्यूमर, एग्जांपल के तौर पे अब OQ2 ले ली कि इससे ज्यादा बनाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, the consumers would get less utility or welfare benefit as indicated by the demand curve in the range of quantity OQ2। अब आप खुद सोचो, डिमांड कर्व क्या बताता है, प्राइस विलिंग टू पे, मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। अगर इतनी क्वांटिटी बता रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी वो बहुत कम है, उसके पीछे वो प्राइस देगा ज्यादा, तो ये भी मतलब काम खराब हो गया ना। which is lower than the cost of producing the good as indicated by the higher level of supply curve in the quantity range that is OQ2। अब यूटिलिटी मिल रही है इतनी T, ये वाली ये TQ2, और उस चीज को बनाने के लिए पैसा खर्च हो रहा है RQ2, तो प्रोड्यूसर बनाएगा नहीं, वो उतने पैसे देगा नहीं कंज्यूमर, तो ये फिर रेंज थोड़ी अनरियलिस्टिक टाइप हो जाएगी। Thus the production of greater quantity Q2 of a good than the competitive output OQ leads to the loss of total economic surplus equal to ERT। तो ये जो ERT है ये फालतू का इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा, जो हमारा सरप्लस का लॉस बन जाएगा। तो कहने की बात ये है कि इक्विलिब्रियम के इधर जाएंगे तो भी नुकसान है, इक्विलिब्रियम के उधर जाएंगे तो भी नुकसान है। ठीक है, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट प्रोडक्शन ऑफ OQ क्वांटिटी ऑफ द गुड कॉम्पिटिटिव equilibrium ensures maximum total economic surplus and therefore leads to maximum social benefit। तो मतलब आ जाके यही है कि जहां डिमांड सप्लाई कट होते हैं वहीं सबसे ज्यादा फायदा रहेगा। This is an important conclusion which tells us that the competitive markets perform quite well in allocating scarce social resources। तो ज्यादातर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी यही कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में ही जो हमारे स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। बट परफेक्ट कंपटीशन रेयरली एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। हमें ये भी देखना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन असल जिंदगी में तो होता ही नहीं है। इट इज मार्केट फॉर्म्स ऑफ मोनोपोलीज, oligopolies and monopolistic competition that exist in the real world and not perfect competition। तो रियल वर्ल्ड में तो आपको पता है मोनोपोली भी थोड़ी एक्सट्रीम वर्जन होगी, ओलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन टाइप ही होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन तो रेयरली एग्जिस्ट करता है। फर्दर द इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज अचीव्ड अंडर द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन only when there do not exist externalities negative और पॉजिटिव। और ये भी हमें मानना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन रेयर कंडीशन है, और परफेक्ट कंपटीशन या इकोनॉमिक एफिशिएंसी को तभी अचीव किया जा सकता है जब एक्सटर्नैलिटीज ना हो। एक्सटर्नैलिटीज पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। पॉजिटिव जो है एक्सटर्नैलिटीज भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज cause divergence between private benefit and social benefit as well as between private cost and social cost। तो सिंपल वर्ड्स में जब एक्सटर्नैलिटीज होती हैं तो प्राइवेट और सोशल बेनिफिट भी हिल जाते हैं, प्राइवेट कॉस्ट सोशल कॉस्ट भी हिल जाती है, जिससे कि काफी मुश्किल हो जाता है पता लगाना। इसलिए तो हम एज्यूम करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में कि परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। Thus the perfectly competitive equilibrium based on private cost and private benefit would not lead to the maximum social welfare when externalities are present। तो इसमें कंक्लूजन में ये लिखा है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन हो तब तो सब कुछ ठीक है, मगर असल जिंदगी में परफेक्ट कंपटीशन तो होता नहीं। और अगर परफेक्ट कंपटीशन है और साथ में एक्सटर्नैलिटीज भी आ गई तो ये चीजें कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब मैं डिस्कस करूंगा कि ये वेलफेयर इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके, कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस की एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, या फिर इवेल्युएटिंग द गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसीज। जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है तो कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या ऊपर नीचे का इफेक्ट पड़ जाता है वो चीज डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली वेलफेयर इफेक्ट्स आ जाते हैं। वेलफेयर इफेक्ट्स को कहते हैं गेन्स एंड लॉसेस
टू कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। जब भी कोई सरकार प्राइस इक्विलिब्रियम के ऊपर न आए या नीचे फिक्स कर दे या कोई कोटा फिक्स कर दे या टैक्स फिक्स कर दे, तो ऐसी कुछ कंडीशंस मैंने डिस्कस की हुई हैं, छोटी छोटी सी हैं। तो सबसे पहले आ जाता है चेंज इन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस फ्रॉम प्राइस कंट्रोल। अगर सरकार ने प्राइस कंट्रोल लगाया तो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या चेंजेस आएंगे। तो सिंपली मैं बता दूं कि वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, ये जो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दी हुई है, इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, द प्राइस ऑफ अ गुड बीन रेगुलेटेड टू बी नो हायर देन पी मैक्स। मान लो सरकार ने ये पी मैक्स प्राइस तय कर दिया कि इससे ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार ने इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे प्राइस फिक्स किया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कह सकते हो, नहीं इसको हम कह सकते हैं कि सीलिंग प्राइस सरकार ने तय की है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है सॉरी, पी मैक्स सरकार ने तय कर दिया प्राइस विच इज बिलो द मार्केट क्लियरिंग इक्विलिब्रियम प्राइस पीई। तो ये जो पी मैक्स प्राइस तय किया है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस जो पीई था, 2 मिनट मेरा गला बैठ गया, पानी पी लो सॉरी, लंबा लेक्चर हो जाता है तो गला बैठ जाता है। हाँ चलो अब शुरू करते हैं। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है पीई, उससे नीचे सरकार ने प्राइस फिक्स किया है। तो बेसिकली ये सीलिंग प्राइस है, अगर आपने +2 में पढ़ा हो, सीलिंग प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे होता है और फ्लोर प्राइस ऊपर होता है। द गेन टू द कंज्यूमर इज डिफरेंस बिटवीन द रेक्टेंगल ए एंड ट्राइंगल बी। जो गेन होगा कंज्यूमर को वो क्या होगा, अब कंज्यूमर को ये वाला पार्ट जो ए है वो तो मिल गया, मगर कंज्यूमर की जेब से ये जो बी वाला छोटा ट्राइंगल है वो तो चला गया। जो भी इसमें डिफरेंस होगा वही कंज्यूमर का फायदा होगा, अगर इसमें डिफरेंस कम है तो कंज्यूमर का फायदा कम होगा। ठीक है, द लॉस टू प्रोड्यूसर्स इज द सम ऑफ द ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल सी। प्रोड्यूसर्स को क्या गया, प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम के नीचे वाला ये सारा पहले मिल रहा था। ठीक है, अब प्रोड्यूसर की जेब में क्या निकल गया, प्रोड्यूसर की जेब से, क्योंकि अब तो प्राइस ही ये हो गया, तो प्रोड्यूसर की जेब से ये जो सी ट्राइंगल है ये भी निकल गया और ये जो ए वाला एरिया ये भी निकल गया, प्रोड्यूसर की जेब से ये निकल गया। ट्राइंगल बी एंड सी टुगेदर मेजर्स द डेड वेट लॉस फ्रॉम द प्राइस कंट्रोल। तो ये जो ट्राइंगल ये जो बना है ये वाला एरिया बी और सी, ये डेड वेट लॉस दिखाता है। ठीक है, ये हमें क्या दिखाता है, ये टुगेदर हमें दिखाता है डेड वेट लॉस, कि भाई ना ये कंज्यूमर के हिस्से में आया ना ये प्रोड्यूसर के हिस्से में आया, ये इकोनॉमिक लॉस हो गया पूरे के पूरे कंट्री को। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, रुको 2 मिनट, यहाँ पे लिख सकते हो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, ये Q1 क्वांटिटी होगी, Q2 होगी, इसी हिसाब से। ठीक है, तो चलिए आगे। तो ये तो था पहला कि जब भी सरकार इक्विलिब्रियम के नीचे प्राइस सेट करती है तो डेड वेट लॉस हो जाता है इक्वल टू BC, और कंज्यूमर को जो फायदा होता है वो कैसे पता लगेगा, A माइनस बी करके। अगर A बड़ा है और B छोटा है तो कंज्यूमर को नेट फायदा हो जाएगा और प्रोड्यूसर को तो A और C का लॉस हो चुका है। तो सेकंड कंडीशन में हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ प्राइस कंट्रोल व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक। पिछली सिचुएशन में हमने डिमांड को नॉर्मली इलास्टिक सा बनाया था, इसमें हम कह रहे हैं डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब डिमांड कर्व में फ्लेक्सिबिलिटी कम है। तो इस सिचुएशन में सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि कंज्यूमर को नेट बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि कंज्यूमर को ए तो आ गया है, ठीक है, मगर बी वाला एरिया काफी ज्यादा है, तो नेट कंज्यूमर भी क्या पता लॉस में चला जाए। इफ डिमांड इज सफिशिएंटली इनइलास्टिक, ट्राइंगल बी कैन बी लार्जर देन रेक्टेंगल ए। ट्राइंगल बी ये जो है, जो मैंने शेड किया पोर्शन, ये ज्यादा हो सकता है ए से। ठीक है, इन दिस केस कंज्यूमर सफर अ नेट लॉस फ्रॉम प्राइस कंट्रोल। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो कंज्यूमर को नुकसान हो जाएगा, उल्टा जो कंज्यूमर को फायदा पहुंचाने चली थी सरकार इक्विलिब्रियम से नीचे करके प्राइस, उल्टा कंज्यूमर को लॉस हो जाएगा। समझ गई बात। और ये बी और सी क्या है, ये तो डेड वेट लॉस है, तो किसी के हिस्से में नहीं आए, प्रोड्यूसर के भी और कंज्यूमर के भी नहीं। ठीक है, अब उल्टी सिचुएशन, वेलफेयर लॉस व्हेन प्राइस इज हेल्ड अबव द मार्केट प्राइस, जिसको क्लियरिंग लेवल भी कहते हैं। ठीक है, मार्केट क्लियरिंग लेवल। तो इसमें क्या है, डिमांड और सप्लाई वही सेम, इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब सरकार ने प्राइस ऊपर वाला तय कर दिया। ठीक है, व्हेन द प्राइस इज रेगुलेटेड टू बी नो लोअर देन OP1 या P1, सरकार ने कह दिया भाई इससे नीचे प्राइस नहीं जाएगा। समझ गई बात। ओनली OQ2 क्वांटिटी विल बी डिमांडेड। तो इस केस में प्राइस बढ़ गया तो डिमांड तो OQ2 रहेगी ना, डिमांड तो कम होगी। ठीक है, if OQ2 is produced, the deadweight loss is given by the triangle B and C। अगर इतना ही माल बनेगा, ठीक है, ये बनेगा ही नहीं, तो ये जो B और C है ये क्या होगा, अगर इतना ही बनेगा तो प्राइस ये है, तो B और C तो डेड वेट लॉस हो गया, वो तो किसी हिस्से में नहीं गया। ठीक है, एट प्राइस P1 प्रोड्यूसर्स वुड लाइक टू प्रोड्यूस मोर देन OQ। मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इस प्राइस पे
जो प्रोड्यूसर्स हैं वो तो इतना माल बनाना चाहते हैं. इफ दे प्रोड्यूस मोर देन OQ2, डेड वेट लॉस विल बी इवन लार्जर. तो डेड वेट लॉस और ज्यादा हो जाएगा. मगर वो इतना बनाएंगे नहीं, वो प्राइस के हिसाब से जितनी डिमांड है उतनी बनाएंगे. बनाना तो इतना ही चाहिए. ठीक है. बट अगर उन्होंने ज्यादा बनाए तो डेड वेट लॉस और ज्यादा होगा. ठीक है. नेक्स्ट सिचुएशन आ जाती है प्राइस मिनिमम. वही वाली सिचुएशन कि लेट MSP डिक्लेयर कर दी सरकार ने कि जो ये प्राइस होगा ये इतना ज्यादा होगा, मतलब इक्विलिब्रियम से ऊपर. इन केस प्राइस इज रेगुलेटेड टू बी नो लोअर देन पी मिनिमम, मतलब प्राइस मिनिमम यहाँ लिखा हुआ है. प्रोड्यूसर वुड लाइक टू सप्लाई OQ1 आउटपुट बट कंज्यूमर्स विल बाय ओनली OQ2 आउटपुट. अब इस प्राइस पे डिमांड कर्व के हिसाब से देखें तो जो कंज्यूमर है वो इतना ही खरीदना चाहते हैं, मगर जो प्रोड्यूसर है वो इस प्राइस पे, हायर प्राइस पे ज्यादा माल बनाना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं. इफ प्रोड्यूसर्स indeed produce OQ1, अगर प्रोड्यूसर ने OQ1 ही बनाया, the amount Q1 Q2 will go unsold and the change in producer surplus will be A minus C minus D. अगर उन्होंने उतना ही बनाया तो प्रोड्यूसर सरप्लस में चेंज कितना आ जाएगा? प्रोड्यूसर सरप्लस में जो है ए में से कितना निकाला? सी निकाला और डी निकाला. ये वाला एरिया, ये वाला पूरा का पूरा एरिया. ठीक है. ये चीज उसके हाथ से निकल जाएगी अगर वो इतना ही माल बनाना चाहता है तो. ठीक है. इन दिस केस प्रोड्यूसर्स एज अ ग्रुप मे बी वर्स ऑफ. इस सिचुएशन में तो वो वर्स ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि फालतू का सामान उन्होंने बना दिया, उतने की तो डिमांड ही नहीं है जितने का सामान उन्होंने बना दिया. समझ की बात? तो इतना ज्यादा भी सामान नहीं बनाना है जिसकी डिमांड नहीं है, अनसोल्ड रह जाएगा सामान. तो ऊपर मैंने अनसोल्ड की बात नहीं की थी, ऊपर थोड़ी डिफरेंट बात की थी. ठीक है. अब हम एक और चीज इसमें ऐड कर देते हैं, मिनिमम वेज. मिनिमम वेजेस के ऊपर भी कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस की एप्लीकेशन होती है. तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई, यहाँ क्वांटिटी ऑफ लेबर और यहाँ वेजेस लिखा हुआ है. इन केस ऑफ मिनिमम वेज लॉज, ऑल्दो द मार्केट क्लियरिंग वेज रेट इज OW, इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे आ रहा है, फर्म आर नॉट अलाउड टू पे लेस देन OW मिनिमम. मान लो मिनिमम इतनी तनख्वाह देनी है, OW मिनिमम. द रिजल्ट द रिजल्ट द रिजल्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ अमाउंट, यहाँ इन नहीं आना था, यहाँ इज आना था. रिजल्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ अमाउंट L1 L2. तो सिंपल वर्ड्स में दिमाग से सोचो, इतनी तनख्वाह है, इतनी तनख्वाह पे जो प्रोड्यूसर है वो डिमांड इतनी कर रहे हैं, मगर लेबर अपनी सप्लाई इतनी बढ़ा के आ गए हैं, तो ये जो गैप है L1 L2 का, ये क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट. एंड अ डेड वेट लॉस गिवन बाय द ट्राइंगल B&C. तो ये जो ट्राइंगल है B&C, ये डेड वेट लॉस हो जाएगा क्योंकि जॉब ही इतने बंदों को मिल रही है. समझ की बात? नेक्स्ट स्टेप इसके एक और कर लेते हैं, वो प्राइस सपोर्ट का कर लेते हैं कि अगर सरकार ने ऊपर वाला प्राइस सेट किया और वो उसको लगातार प्राइस को मेंटेन करने की कोशिश करेगी तो किस हिसाब से सरकार का रूल बनता है. इट रेफर्स टू प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट. तो प्राइस सपोर्ट के बारे में पहले बताया कि जो इट रेफर्स टू द प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट अबव फ्री मार्केट प्राइस एंड इट इज मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ एक्सेस सप्लाई. तो सरकार क्या करती है कि भाई मार्केट में ये फला रेट रहेगा, वो इक्विलिब्रियम से ज्यादा रहेगा, और जो भी मार्केट में फालतू सप्लाई होगी सरकार उसको खुद ही खरीद लेगी. ठीक है. तो सबसे पहले ये डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये PE इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया. ठीक है. सरकार ने PS रेट तय कर दिया. टू मेंटेन a price PS above the market clearing price PE, the government buys the quantity QG. अब इस प्राइस पे ध्यान से देखो, सप्लाई के हिसाब से इतनी सप्लाई होगी, मगर डिमांड तो इनिशियली इतनी हो रही है, तो सरकार ये जो फालतू का सामान है ना, ये फालतू का सामान सरकार खरीद लेगी, अपने गोडाउन्स में रख देगी. ठीक है. तो सरकार ने क्या किया? D+DG, मतलब गवर्नमेंट ने भी डिमांड कर दी और जो नॉर्मल डिमांड थी वो भी थी. सरकार ये जो फालतू सामान है वो रख के क्या करेगी? सरकार मिड डे मील्स या ऐसी ऐसी स्कीम्स में जो है गरीबों को राशन बांट देगी, या राशन के डिपो पे सस्ता सामान दे देगी. इस टाइप करती है सरकार. ठीक है. द गेन टू प्रोड्यूसर्स इज A+B+D. इस केस में जब सरकार माल खरीद लेगी सारा, तो प्रोड्यूसर्स को तो ये फायदा हो गया ना सारा का सारा, ये तो प्रोड्यूसर्स का फायदा हो गया सारा का सारा. तो बेसिकली प्रोड्यूसर्स की जेब में ये क्वांटिटी आ गई. द लॉस टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को कितना लॉस हुआ? AB का. अगर ये इक्विलिब्रियम होता तो ये पूरा कंज्यूमर सरप्लस होता, अब उसके हाथ में से A और B निकल गया. ठीक है. द कॉस्ट टू द गवर्नमेंट इज द एरिया विच इज PS मल्टीप्लाई बाय, PS क्या हो गया? जो प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय ये जो है Q1 माइनस Q2. Q1 और Q2 को माइनस करेंगे, ये वाला एरिया सारा का सारा मल्टीप्लाई बाय इसका प्राइस कर देंगे, वो गवर्नमेंट को इसकी कॉस्ट लगेगी. द टोटल चेंज इन वेलफेयर, वेलफेयर में क्या चेंज आया? कंज्यूमर सरप्लस में जो चेंज आया, तो कंज्यूमर सरप्लस में चेंज जो आया वो D है.
ठीक है, जो डी पोर्शन मैंने बताया हुआ है। और जो प्रोड्यूसर सरप्लस में चेंज आया है वो ये है, और जो कॉस्ट पड़ी गवर्नमेंट को वो भी यही है। समझ की बात? तो इस तरीके से जो ये जो कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस में चेंज आया है ये डी है, ठीक है, ये यहाँ पे ये डी है, ठीक है। और जो कॉस्ट पड़ी गवर्नमेंट को वो ये वाला एरिया है। तो कहने की बात ये है कि ये ओवरऑल सिचुएशन आ जाती है जब सरकार खुद अपना माल जो फालतू का माल है, ताकि मार्केट में ओवर फ्लडेड ना हो जाए, वो खुद खरीद लेती है और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीद लेती है, फिर राशन के डिपो के थ्रू या किसी के थ्रू वो बेचने की कोशिश करती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन कोटाज। प्रोडक्शन कोटाज में क्या होता है? मान लो नॉर्मल डिमांड नॉर्मल सप्लाई। प्रोडक्शन कोटाज में सरकार ने कह दिया यहाँ तक माल बना सकते हो, उसके बाद माल नहीं बना सकते, इतनी ही लिमिट है। तो इस केस में to maintain a price PS above the market clearing price PE। इस केस में अगर हम देखें ये सप्लाई जो है ये डिमांड को यहाँ काटती है, तो प्राइस तो ये हो गया ना। अब अगर ये प्राइस होगा तो कंज्यूमर सरप्लस तो इतना सही रह गया, और ये सारा का सारा प्रोड्यूसर सरप्लस रह गया नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? द गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट सप्लाई टू OQ1 या Q1 कि भाई इतना ही बनाना, इससे ज्यादा नहीं बनाना, इधर बाय इम्पोजिंग प्रोडक्शन कोटास और बाय गिविंग प्रोड्यूसर्स अ फाइनेंशियल इंसेंटिव टू रिड्यूस आउटपुट। क्या पता सब्सिडी दे दे, कोई इंसेंटिव दे दे कि भाई इससे ज्यादा माल नहीं बनाना। फॉर एन इंसेंटिव टू वर्क इट मे बी एट लीस्ट एज लार्ज एज B+C+D। तो कम से कम ये जो ये वाला इंसेंटिव्स है ये सरकार को देना पड़ेगा, मतलब बी देना पड़ेगा, सी देना पड़ेगा और डी देना पड़ेगा, तभी प्रोड्यूसर ज्यादा माल नहीं बनाएगा, ठीक है। विच वुड बी द एडिशनल प्रॉफिट अर्नड, जो उसको एडिशनल प्रॉफिट अर्न करना था सप्लाई को बिना रोके, तो उसको एडिशनल प्रॉफिट होना था। अब ये प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो जो है मतलब सरकार उसको अपनी जेब से देगी। द कॉस्ट टू द गवर्नमेंट इज देयरफॉर एट लीस्ट B+C+D। तो बी, सी और डी जो उसको प्रॉफिट कम हुआ है वो सरकार को अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया? कंज्यूमर के हाथ से ए भी गया, ये जो एरिया है कंज्यूमर के हाथ से, अगर नॉर्मल सिचुएशन चलते तो ए भी कंज्यूमर के पास होता और बी भी होता। तो कंज्यूमर के हाथ से ए भी गया, बी भी गया। प्रोड्यूसर सरप्लस में ए किसको मिला? कंज्यूमर को मिला और प्रोड्यूसर को मिला, क्योंकि प्राइस तो ये है ना, तो ये प्रोड्यूसर सरप्लस हुआ ना। ए तो उसको मिल गया, मगर उसकी जेब में से सी चला गया, और जो भी सरकार से उसने पेमेंट ली B, C, D वो भी उसकी जेब में आई। तो वेलफेयर पे क्या इफेक्ट पड़ा? कंज्यूमर के हाथ में से ये गया, प्रोड्यूसर को ये मिला, टोटल प्लस माइनस करेंगे तो वेलफेयर भी बी और सी निकल गई, मतलब डेड वेट लॉस हो गया ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अगर मान लो इंपोर्ट कोटा सरकार ने लगा दिया, इट रेफर्स टू द लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट कैन बी इंपोर्टेड, कि सरकार ने कह दिया इससे ज्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट नहीं करनी। वही डायग्राम, यहाँ प्राइस दे दिया वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, सप्लाई और डिमांड दिखा दी, ठीक है। दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट होती हैं और ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, OP0 एंड OQ0 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। इन अ फ्री मार्केट डोमेस्टिक प्राइस इक्वल्स टू द वर्ल्ड प्राइस। अगर फ्री मार्केट है, डोमेस्टिक प्राइस और वर्ल्ड प्राइस बराबर है, ठीक है। अ टोटल OQD इज कंज्यूम्ड, ऑफ विच टोटल कंजम्पशन कितनी होगी? अगर वर्ल्ड प्राइस इतना हो गया, टोटल कंजम्पशन डिमांड के हिसाब से OQD होगी, इज सप्लाइड डोमेस्टिकली एंड रेस्ट इंपोर्टेड। अ टोटल जो, अब आप ध्यान से देखना इधर, घर में कितना माल बन रहा है इस प्राइस पे? इतना, ठीक है, मगर घर में डिमांड कितनी हो रही है? इतनी। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है, तो ये जो फालतू का एरिया है ये कहां से होगा? बाहर से इंपोर्ट होगा। व्हेन इंपोर्ट्स आर एलिमिनेटेड द प्राइस इज इंक्रीज टू OP0। अगर सरकार ये इंपोर्ट नहीं कराती, ट्रेड को खत्म कर देती है, तो प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर से सामान नहीं आ रहा, तो प्राइस P0 हो जाएगा और क्वांटिटी Q0 हो जाएगी। द गेन टू प्रोड्यूसर्स इज A। इस केस में सरकार ने अगर कोटा लगा दिया कि इससे ज्यादा माल बाहर से नहीं आएगा, तो ए जो है वो तो प्रोड्यूसर की जेब में चला गया। द लॉस टू कंज्यूमर्स इज A+B+C। कंज्यूमर को पहले जब कोई कोटा नहीं था तो यहाँ तक प्राइस था, तो ABC तीनों उसके पास जा रहे थे, तो अब प्राइस ऊपर चला गया है, तो अब ना ही कंज्यूमर के पास ए रहा है, ना ही बी और ना ही सी। सो द डेड वेट लॉस इज B+C। तो इस केस में B+C जो है, अगर सरकार वो हटा दे, क्या कहते हैं, मतलब जो कोटाज लगा दे और बाहर से जो परमिशन ना दे माल को लाने की, तो ये, या फिर कोटा लगा दे कि इससे ज्यादा माल बाहर से नहीं आएगा, तो B+C डेड वेट लॉस हो जाता है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं इंपोर्ट टैरिफ, ठीक है, इंपोर्ट पे टैक्सेस वगैरह लगाना। इट रेफर्स टू टैक्स ऑन द इंपोर्टेड गुड्स व्हेन द इंपोर्ट्स आर reduced the domestic price is increased from PW to P1। when the imports are reduced, अगर इंपोर्ट्स पहले करते थे और ये मार्केट में वर्ल्ड प्राइस और हमारी डोमेस्टिक प्राइस बराबर चल रहा है, अगर हमने इंपोर्ट्स को जो है रिड्यूस कर दिया, ठीक है, तो प्राइस जो PW जो वर्ल्ड प्राइस चल रहा था उससे तो प्राइस बढ़ जाएगा ना, ठीक है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय अ कोटा और टैरिफ T
विच इज इक्वल्स टू P1 माइनस P1 माइनस PW। तो ये कब हो पाएगा? जब सरकार इतना टैक्स लगा देगी, P1 PW का टैक्स लगा देगी, तब हो पाएगा। तो ये जो है A इज अगेन द गेन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। ये जो A पोर्शन है ये अगेन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की जेब में चला गया। द लॉस टू कंज्यूमर्स इज A प्लस B प्लस C प्लस D। अगर पुराना प्राइस ये होता तो इसके ऊपर ऊपर वाला एरिया सारा कंज्यूमर सरप्लस होता। तो कंज्यूमर की जेब में से क्या निकल गया? ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, सी भी निकल गया और डी भी निकल गया। इफ अ टैरिफ इज यूज्ड द गवर्नमेंट गेन्स डी। गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है? गवर्नमेंट को ये जो डी वाला एरिया है, डी वाला जो ये जो रेक्टेंगल है, ये सरकार की जेब में चला जाता है। द रेवेन्यू फ्रॉम द टैरिफ, ये रेवेन्यू है टैरिफ से। द नेट डोमेस्टिक लॉस इज बी प्लस सी। तो जो डोमेस्टिक लॉस हुआ वो बी प्लस सी हुआ, यहां से बी और यहां से सी का लॉस हो गया। ठीक है। इफ अ कोटा इज यूज्ड इंस्टेड, if a quota is used instead, rectangle D becomes the part of the profits of foreign producers and the net domestic loss is B plus C plus D। अगर मान लो सॉरी, अगर मान लो सरकार कोटा यूज कर लेती कि भाई इससे ज्यादा नहीं बनाना या इतना नहीं करना, तो या फिर कह देती कि भाई ठीक है जितनी बार से आ रहा है उतना आने दो, तो उस केस में ये प्राइस हो जाता और ये सारा का सारा जो है कंज्यूमर की जेब में चला जाता। और अगर सरकार ने कोटा इंट्रोड्यूस कर दिया तो उस केस में जो फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो नेट डोमेस्टिक जो लॉस हुआ है, प्रोड्यूसर्स का जो लॉस हुआ है ड्यू टू टैरिफ, वो है बी प्लस सी प्लस डी। जो उनकी जेब में जाना चाहिए था प्रोड्यूसर्स की जेब में, वो नहीं किया। तो इसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि जब भी टैरिफ लगता है तो उसके क्या असर होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिफिक टैक्स। तो ये टॉपिक को मैंने ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन की वीडियो में भी, बट यहाँ पे ये सॉरी, यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इट रेफर्स टू द टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? जो पर्टिकुलर चीज पे लगता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स या क्वांटिटी परचेज। ठीक है। इट रेफर्स टू द टैक्स ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पर यूनिट सोल्ड, कि पर यूनिट सोल्ड पे कितना टैक्स लगा। तो यहाँ पे ये डिमांड हो गया, सप्लाई होगी, यहाँ पे ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कर लो। ठीक है। तो ये क्वांटिटी होगी, OQ1 इक्विलिब्रियम और OP0 प्राइस हो गया। ठीक है। OQ0 क्वांटिटी होगी। ठीक है। PB is the price including the tax paid by the buyers। तो मान लेते हैं कि बायर्स ने PB जो है प्राइस दिया, इस प्राइस से इतनी क्वांटिटी Q1 क्वांटिटी खरीदी, इसमें टैक्स इंक्लूडेड है। PS is the price that the sellers receive less than the tax। अब प्रोड्यूसर को भी टैक्स देना है, उनको जो पैसा मिला टैक्स देके वो था PS। समझ की बात? हेयर द बर्डन ऑफ द टैक्स इज स्प्लिट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। जो भी बर्डन है टैक्स का, टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है? ये PB और PS का डिफरेंस। तो इसमें कुछ कंज्यूमर्स ने झेल लिया, कुछ प्रोड्यूसर्स ने झेल लिया। बायर्स लूज A प्लस B। बायर्स की जेब में से A भी निकल गया और B भी निकल गया। सेलर्स लूज D एंड C। सेलर्स की जेब में से भी D और C निकल गया। द गवर्नमेंट अर्न्स A प्लस D। गवर्नमेंट को ये वाला पूरा का पूरा एरिया मिल गया। और डेड वेट लॉस कितना हो गया? B प्लस C। तो फालतू का टैक्स लगाने से डेड वेट लॉस हो जाता है। ये चीज यहाँ बताने की कोशिश की गई है। ठीक है। बाकी किसने कितना टैक्स दिया, नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ हम शो कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स और जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने 50-50% शेयर किया, तो उनका इतना इतना मतलब कंट्रीब्यूशन किया सरकार के रेवेन्यू की तरफ। बट अलग अलग डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशंस पे अलग अलग होता है। ये पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक आ जाता है, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन के अंडर आ जाता है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगी तो मुझे बता देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो सबसे पहले हमने इस वीडियो में बताया कि कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। उसके बाद हमने बताया कि जो कंज्यूमर सरप्लस है और प्रोड्यूसर सरप्लस है ये मैक्सिमाइज होते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। फिर उसके बाद बताया कि भाई ये जो वेलफेयर इफेक्ट्स हैं ये कंज्यूमर सरप्लस और वेलफेयर ये जो प्रोड्यूसर सरप्लस है इसको किस तरीके से असर डालते हैं, कि अगर सरकार प्राइस ऊपर नीचे फिक्स कर दे या प्रोडक्शन कोटा सेट कर दे या फिर इंपोर्ट कोटा या फिर इंपोर्ट टैरिफ वगैरह लगा दे, तो किस हिसाब से इक्विलिब्रियम्स जो हैं उनमें चेंजेस की वजह से कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस पे क्या असर पड़ता है। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।